क्षेत्र के बहुत ही जुझारू कर्मठ हमारे योगेश जी यहाँ के विधायक हैं, रमेश चौहान जी जिला अध्यक्ष भाजपा, सत्येंद्र रावत जी जिला महामंत्री, अमीर चंद जी पूर्व जिला अध्यक्ष, बचन पवार जी ब्लॉक प्रमुख मोरी, पवन नौटियाल जी मंडल अध्यक्ष, बलदेव रावत जी, राजेंद्र गैरोला जी पूर्व संयोजक, राजपाल जी, नवीन जी, मदन नेगी जी, गोविंद राम जी, चरण जी मंडल महामंत्री और सभी मेरे उपस्थित देवतुल्य कार्यकर्तागण। जैसा कि अभी यहाँ बताया हमारे राणा जी ने बताया, तो निश्चित रूप में सरुताल हमारे संज्ञान में है और इस प्रकार की जो जहाँ पर कोई पौराणिक मंदिर होता है, कोई कथा पीढ़ी होती है, तो उसके आधार पर क्षेत्र को विकसित करने के लिए हम वहाँ पर होम स्टे सैंक्शन करते हैं। होम स्टे का जो संकल्प है वो तो आप ही को लेना होगा, हम तो फंडिंग कर सकते हैं और होम स्टे को हमने काफ़ी कुछ सरल भी किया है। दीनदयाल ग्राम आवास गृह ये होम स्टे की हमारी योजना है जिसमें सरकार की पूरी मदद करती है। तो हमारा ये मानना है कि जो आपके पुराने मकान हैं उनको मजबूत करके और उसमें आधुनिक शौचालय जिसको WC बोलते हैं वो लगाया जाए तो यात्री उधर आने लग जाएंगे। और ये होम स्टे की योजना हमारे उत्तराखंड में बहुत पॉपुलर हुई है। आज हमारे पास 440 के करीब हमारे होम स्टे हैं और सभी चाहते हैं कि होम स्टे और बढ़े और इसके लिए गांव वालों को आगे आने पड़ेगा। अगर गांव वाले चाहेंगे कि भाई वहाँ होम स्टे बने, अपने मकानों को ठीक करें, जब किसी का परिवार है वो आना चाहता है तो वो आके रहे, बाकी उसको फिर किराए के ऊपर चलाया जाए, तो उसमें आपका धनार्जन नहीं होगा। क्योंकि आजकल हमारी जो पुराने मकान हैं उनमें कोई इनकम तो हमें होती नहीं। दूसरी बात, मैं विधायक जी से कर रहा था, मैंने कहा यहाँ PWD के मैंने बहुत से स्थान देखे, बड़े सुंदर स्थान हैं जहाँ से पूरे हिमालय का दर्शन होता है और वो सारे हमारे जो डाक बंगले हैं खंडर में तब्दील हो गए हैं। तो मैंने ये भी कहा कि उसको हम 30 साल की लीज पर DP बोर्ड पे उसको देने का हम प्रयास करेंगे। मैंने वो पूरा उसकी आज्ञा मांग ली है। पिछली बार मैं आया था तो मैंने काफ़ी कुछ देखा था रास्ते में। उसके बाद कुछ हमने ब्रिजेस सोचे हैं। आपने देखा होगा कि पहले पुराना लोहे का ब्रिज होता था जिसपे एक गाड़ी पास होती थी, और उसके बगल में चौड़ा ब्रिज बन गया है, 2 लेन 4 लेन बन गया है, तो गाड़ियाँ उस पर जा रही। तो पुराना ब्रिज डिफंक्ट हो गया, अबैंडन्ड हो गया, खाली हो गया। हम चाहते हैं उसके ऊपर हम होटल बनाएं, रेस्टोरेंट बनाएं, कैफेटेरिया बनाएं। आप बैठ करके नदी का भी आप सीनरी देख सकते हैं, वादियाँ देख सकते हैं, वहाँ चाय वाय पी सकते हैं। शौचालय की सुविधा बन जाएगी तो माता बहनों को भी शौचालय उपलब्ध हो जाएगा और इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये हमारी आने वाली योजना में हम इसको ला रहे हैं। सीमांत गाँव के अंदर मैं चाहूँगा विधायक जी अच्छी जगह जो हैं, कुछ पुराने मकान हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, कहीं पर गर्म पानी का सोता है, कहीं पर कोई भूतिया मकान है, अगर वहाँ भूत भी रहता हो तो उसको भी हम टूरिज्म पे लाने का प्रयास करेंगे। लोग चाहते हैं कि भाई हम ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस गेन करें। तो पुराने मंदिर हैं, उसके साथ कहानियाँ हैं, तो वो सब हम चाहते हैं कि हम लाएं। और जब मैं पिछली बार आया था तो आपकी समस्याओं का निदान किया था, अभी भी बहुत सी समस्या का निदान हम करेंगे। मेरा मानना यह है कि भाई हमारे यहाँ क्योंकि रोजगार के संसाधन बहुत सीमित हैं, तो हमारे छोटे ठेके होने चाहिए। सिंचाई विभाग में मैंने वो किया और PWD में भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम कोशिश जारी हमारी है। विधायक जी हमारा साथ देंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मामला है वो साथ देंगे तो उसको भी हल करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि माशू महाराज यहाँ क्यों आए, तो कश्मीर से इसलिए आए कि यहाँ कोई राक्षस था तो वो भक्षण करता था। तो ऐसे कुछ राक्षस यहाँ पैदा हैं उत्तराखंड में जो बहुत तो यहाँ विधायक जी से मैं कहूँगा कि कुछ महाशु स्पिरिट जागृत किया जाए, है कि नहीं, तो कुछ आज़ादी प्राप्त की जाए, विकास किया जाए। तो वो मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मुझे लगेगा कि इसका समर्थन मिलेगा। हाँ, तो यहाँ जब मैं आया तो मैंने मंदिर टेम्पल कमेटी की मीटिंग ली। पहली बार हनोल मंदिर समिति की बैठक जो है हनोल में हुई नहीं, तो ये तो त्यूनी हुआ करती थी, वही फैसले हो जाते थे। पहली बार बैठक हुई तो लोगों में कुछ आशा जागी और मैं जानता था कि काफ़ी फंड्स भी उनके पास हैं। फिर भी हमने कहा कि भाई इसमें
जो है, क्योंकि ये हमारा बड़ा प्रसिद्ध धाम है, मुझको रोहू जाने का मौका मिला, हाटकोटी जाने का मौका मिला, उसके बाद सरहद जाने का मौका मिला, उसके बाद आपका जो सांगला में जो है वहाँ भी जाने का मौका मिला। तो मैंने देखा हिमाचल के मंदिर बहुत अच्छे हैं, सारी फैसिलिटी, पर उनका क्या है कि वो एएसआई में नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नहीं आते हैं। तो उनका वो डेवलप किया और उस समय जो वीरभद्र जी थे उन्होंने श्राइन बोर्ड बना के सारे मंदिर श्राइन बोर्ड में डाले। ऐसे हमने भी एक बोर्ड बनाया था, तो अब उसका इतना विरोध हो गया कि वो वापस लेना पड़ा, नहीं तो ये सारे मंदिर उसमें आते। तो मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि भाई ये जो हनोल मंदिर में आपने जमीन को नीचे किया, इसमें समतलीकरण किया, तो इसमें पानी की निकासी का कोई साधन नहीं, और पानी की निकासी नहीं होगी तो हमारे ये मंदिर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, वहाँ कीचड़ होगा, लोग सो नहीं पाएंगे, जो रात्रि निवास करते हैं वो निवास नहीं कर पाएंगे, तो ये बड़ी भयावह स्थिति होगी। और मंदिर के अंदर पानी जाने लगा, मंदिर के अंदर भी पहुंच गया छेदों से, और मंदिर के अंदर दीमक लगी हुई थी लकड़ियों में। तो सारी बातें मैंने एएसआई को बुला के डांटा, फटकारा उनको। वो वीडियो भी आपने देखा होगा जब फटकार लगा रहा था। मैंने कहा ये क्या बनाया हुआ है, तुमने क्या किया? तो वो सब बातें हैं। और कुछ उनकी समस्या ये थी कि साहब ये जागृत देवता है, ये देवता अनुमति देगा तो हम ठीक कर पाएंगे। तो मैंने कहा देवता रोकता कब है? तो रोकता नहीं है, आप उसके गर्भगृह को ठीक करोगे, उसकी चीजों को आप संरक्षित करोगे, उसके इतिहास को आप लोगों के सामने लाओगे तो देवता को तो प्रसन्नता होगी। तो ये सब बातें लेकर के वहाँ भंडारे की बात आई कि भाई सुबह शाम भंडारा होना चाहिए। शाम का भंडारा तो होता ही है, सवेरे भी होना चाहिए, गरीब लोग जाते हैं और पैसा नहीं होता है तो भूखे रहना पड़ता है। तो जब मैंने ये बात कही तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ होटलों का क्या होगा? तो मैंने कहा भाई तुम्हारी मंदिर समिति जो है वो तो मंदिर के लिए है ना, होटल समिति तुम्हारी है नहीं। तुम यहाँ जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्तगण हैं, उनकी बात करो ना। मैंने कहा पोटा साहब में वहाँ जो गुरुद्वारा बना है तो वहाँ पर लंगर छकाते हैं लोग, पर वहाँ होटल तो नहीं बंद हुए, तो साथ में होटल भी चलते हैं। तो फिर ये तय हुआ कि साहब अब सुबह शाम भंडारा बनेगा। फिर मुझे भी महाशु महाराज ने प्रेरणा दी, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, जो इस समय का जो जागड़ा होगा उसमें जो भी भंडारा लगेगा 20,000 आदमियों का तक का हमने पूरा सामान दे दिया है, रसद पहुंचा दिया है। 116 किलो तो वो क्या कहते हैं, गोभी गई है, हाँ सब्जी गई है। तो चलिए वो एक काम हो रहा है। उसके बाद वहाँ लोगों ने मांग की कि साहब यहाँ कम्बल नहीं है, तो 1,000 कम्बल भी हमने दिए। 1600 वही तो कह रहा हूँ, 16 किलो जी। तो चलिए, तो कहने का मतलब वहाँ व्यवस्थाएं ठीक हुई और अब हम उसका प्रसारण कर रहे हैं। आज रात्रि 10 बजे से आस्था चैनल पर पूरा देश उसको देखेगा। और अब ये आपका पूरा 5वां धाम तो बन ही गया, अब सारी दुनिया देख रही है, तो ऐसा तो लाइव ब्रॉडकास्ट कभी हुआ ही नहीं, और मैं समझता हूँ हमारे किसी धाम का भी लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है। तो ये 10 बजे से चलेगा, सवेरे 4 बजे तक ये आस्था चैनल पे आएगा, सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद ये 4 बजे से लेकर उसके बाद जो है ये भक्ति आस्था भक्ति पे चले जाएगा, आस्था भजन पे चले जाएगा। वो सूचना आपको मिल गई है, आप सबको कहेंगे। तो जहाँ जहाँ भी लोग बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जागड़े का जिक्र ही कर दिया था मन की बात में कि भाई हिमाचल के बीच में और उत्तराखंड के बीच में जो हनोल तीर्थ है वहाँ पर जागड़ा होने वाला है। तो एक हमारी जौनसार भावर की जो परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, उसका भी उनको ज्ञान है, संज्ञान है, उसका उल्लेख किया। उसके उल्लेख से हम लोग भी सक्रिय हुए। फिर डीएम की बैठक मैंने बुलाई, डीएम से मैंने कहा आप पूरा सक्रिय हो जाइए, और वहाँ पर कार पार्क हुआ, सड़क हुआ, सारी चीज़ का बंदोबस्त हम लोगों ने करवाया। जनरेटर उपलब्ध कराए ताकि वहाँ बिजली चली जाए तो उसका भी फिर यहाँ लाभ मिले, जनरेटर चले, तो सारी चीज़ों की व्यवस्था कराई गई। पर ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारे ऊपर ये निर्भर रहता है कि हम किस भावना से काम करें। मैं समाल्टा गया, समाल्टा के अंदर जो कार्य उन्होंने किए, जो खाना खिलाना, भंडारा करना, बड़ा सराहनीय कार्य किया। और जिस वहाँ लोग सेवा कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा प्रशंसनीय काम है। तो मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम समाल्टा से भी प्रेरणा लें। तो कल हम लोग जो है समाल्टा जाएंगे, वहाँ भी हमने पूजा करनी है, उसके बाद फिर हम लोग देहरादून चले जाएंगे। आपकी समस्याएं निश्चित रूप में रखी हैं, और जो आपकी जो खासकर जो रिवर की जो संबंध में आपने बताया, जो कमल नदी के बारे में बताया, मैं विधायक जी को बता रहा था। मैंने कहा कि क्या होता है कि रेता बीच में आ जाता है, नदी फट जाती है और वो दाईं एम्बैंकमेंट को और बाईं और दाईं एम्बैंकमेंट को काटने लगती है, ज़मीन कटती है हमारी, पहले किसानों की ज़मीन जाती है,
उसके बाद फिर हमारा कोई भवन हो जाने लगता है। तो मैंने कहा इस पे जो है उसको कहते हैं चैनलाइजेशन, ओपन लगा के आप उस नदी के रेते को हटा दें बीच में से, तो नदी बीच में से प्रभावित हो जाए, तो दाएं बाएं का कटाना। अगर इसको हम 10 लाख भी खर्च करते हैं तो कम से कम हम 50 करोड़ के काम की बचत करेंगे, और यही इसका तरीका है। अगर सारी नदियों में आपने अगर मैं समझता हूँ सुरक्षा दीवार बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तो एक ही चीज नजर आती है, जो उत्तरकाशी से गया उसकी जेब में जरूर सुरक्षा दीवार का कागज होगा ही होगा, है कि नहीं। और आप लोगों को ये समझते हैं कि महाराज जी हैं तो भाई सिंचाई भी ले लो, पीडब्ल्यूडी भी ले लो और पर्यटन भी ले लो, तो एक साधे सब सधे वाली बात है। हमारे पास लिमिटेड बजट है, तो उस लिमिटेड बजट में कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम जिला योजना से होगा, और निश्चित रूप में काम होगा। आप कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करते रहेंगे तो निश्चित रूप में हम लोग सक्रिय रहेंगे। और आप ही ने काम किया तो देखो 370 हट गई, आपने पार्टी को जिताया, मोदी जी को ताकत मिली, 370 हट गई। और आज क्या कहते हैं, आपके कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। आपने राम मंदिर की बात थी, लोग टॉन्ट कसते थे भाई राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, समय नहीं बताएंगे, कब बनाएंगे। आज वो भी काम पूरा हो गया, उसका काम शुरू हो गया। काशी विश्वनाथ का जो है परिसर बहुत भव्य बन गया है। तो सारे काम धीरे धीरे पार्टी कर रही है, तो निश्चित रूप में पार्टी को जिताएंगे तो और भी जो हमारी बहुत सी जो हमारी महत्वाकांक्षा है और हमारे जो काम है, मनोभावना है, वो पूरी होगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहूंगा कि भाई हम तो छोटे ठेके करने के पक्ष में हैं, जिस तरीके से आपकी पूरे पुरजोर कोशिश हम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि बड़े ठेकेदार भी आते हैं, वो भी काम आप ही से कराते हैं और उसके बाद आपका पेमेंट नहीं करते और चले जाते हैं। तो हमारे आदमी ही जो है उसमें परेशान होते हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं तो कैबिनेट में पास भी कर दिया था सिंचाई विभाग में, पर सवाल यह है कि सीआर लिखना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखना जरूरी है। हमारे नीचे कोई काम करता है तो उस व्यक्ति की सीआर लिखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने बार बार अखबारों में भी कहा कि जो मंत्री है वो अपने सेक्रेटरी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को लिखे, उसे उसके काम की क्या वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा, वो रिपोर्ट आती है। उसकी भी कोई भी आदमी किसी की सीआर को खराब नहीं करता और उसको एक डिटरेंट होता है। आप समझे नहीं समझे, जैसे किसी देश के पास अणुबम है, वो चलाएगा तो नहीं, पर ये भय रहता है भैया ये कुछ करेगा तो अणुबम चला देगा। तो सीआर ऐसी होती है, डिटरेंट होता है, जिससे कि कोई आदमी जो है वो कंप्लायंस नहीं करेगा, उसको डर रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी जिंदाबाद, महाराज जी जिंदाबाद, सतपाल महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद।